सामान्य से परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने से मेरे विचार भी ऐसे ही रहे। जी, और मैंने कभी कोई व्यसन नहीं किया। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठा और अच्छा पल बिताया। तो जब आप अपनी संगत को अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप वैसे ही हो जाते हैं। जी, आज आप क्या हैं, ये आप पिछले 5 साल पहले अगर आपने जो सोचा होगा, तो आज वो तो जो आपने गोल्स बनाए और जिस संगत में आप बैठे, तो ये सब उसका परिणाम है। आप अगले 5 साल में क्या होने वाले हैं, तो ये आज आप सोचेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, तो आप निश्चित रूप से अगले 5 साल बाद वैसे होने वाले हैं। जब आप ओवरथिंक करते हैं, जब आप क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बुराइयाँ हैं ना, वो सारी आपके दिमाग से, मेंटल हेल्थ से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया पुस्तक के विषय में भी और अपने इसी बात के बारे में भी कि आपको कूल एंड काम रहना है। किसी व्यक्ति ने आपको क्या कहा, आपका टारगेट आपका क्या है। जब पहली बात ये है कि आप अपनी मनपसंद का कार्य चुनो। जी, उसमें आज नहीं कल सफलता मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और धर्मसूत पॉडकास्ट शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर नरेश जी। सर एक ऑथर भी हैं, एक राइटर हैं। सर ने एक बुक लिखी है, मैं दिखा देता हूँ, खुश रहने की कला, आज की गीता। इसमें आपको काफी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं। तो अगर मैं सर के इस पॉडकास्ट में सर का इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करूंगा तो शायद ये पॉडकास्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए, अगर आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने आए हैं तो शायद सर मुझे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि क्योंकि सर ने पीएचडी और एमफिल किया हुआ है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो नरेश जी हमारे साथ हैं। सर से हम समझते हैं कि बुक लिखने के पीछे सर को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और सर किस किस प्रोफेशन में और किस किस बिजनेस में हैं अभी करंटली, और लोगों की कैसे हेल्प कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पुस्तक लिखने की बात कि आपने कैसे सीखी और कैसे क्यों लिखी, इसके पीछे यही है कि सभी अच्छी चीज़ों की शुरुआत अंदर से होती है। जी। यदि किसी अंडे को बाहरी ताकत से तोड़ा जाए तो एक ज़िंदगी बर्बाद होती है, नष्ट होती है। यदि वही अंडा अपनी अंदर की ताकत से टूटता है तो एक ज़िंदगी का निर्माण होता है। ये पुस्तक कैसे लिखी गई? ये पुस्तक साधारण पुस्तकों की तरह से नहीं लिखी गई। ये एक प्रयोगशाला में बड़ी हुई है, धीरे-धीरे करके लिखी गई है। इसके अंदर सभी प्रकार के अनेक महानुभावों के ऑटोबायोग्राफी से लिए गए कंटेंट्स, बहुत सारे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, बहुत सारी प्रयोगशालाएँ मैंने अटेंड की। जी। तो उनका कॉन्टेक्ट, उनका अर्क निकाल करके मैंने इस पुस्तक में पिरोने का काम किया है। जी। मेरी कल्पना का आधार क्या है? मेरी कल्पना का आधार ये है कि भगवान विष्णु जी। क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और वहां कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, और वो भी शेषनाग पर, जी। और शेषनाग के अनेकों फन उनके ऊपर लपलपा रहे हैं। जी। और वो आंख बंद करके एक बहुत ही सौम्य और शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं, जी। और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। जी। तो इस प्रकार जब आप अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, एंजाइटी, तनाव, किसी न किसी प्रकार की, रोज उसने क्या कह दिया, मैंने क्या सुन लिया, उसने मुझे क्या बोल दिया, इन सब चीजों के अंदर कूल और काम रहते हैं, तो और आप उसका कोई प्रभाव अपने जीवन पे नहीं लाने देते, तो मनी इज द बाय प्रोडक्ट। तो माँ लक्ष्मी आपके पास अपने आप आ जाती है। ये मेरी पुस्तक का लिखने की वजह और ये इसका कंटेंट है। एग्जैक्टली। कि जब आप कूल रहते हैं, काम रहते हैं और कोई बहुत ज्यादा ऐसा रिएक्शन नहीं देते, तो उसका आपके ना तो शरीर पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ना सामने वाले के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जी। तो आप जो अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं, या जो सामने वाला आपकी बात को आपके सामने कहना चाहता है, वो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। ओके।
तो सर इस बुक को पढ़ने के बाद लोग आज की गीता आपने किसका शीर्षक दिया है किताब को कि ये जो गीता है वो आज की है। मैंने सर वो गीता पढ़ी है जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि युद्ध करने के पीछे क्या कारण है, जी क्यों करना चाहिए, और एक इंसान की और एक आत्मज्ञान की उन्होंने बात कही है। तो आपकी जो ये किताब है आज की गीता, खुश रहने की जो कला आज की गीता है, आप इसमें एग्ज़ैक्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था कि धर्म क्षेत्र था, युद्ध का क्षेत्र था। उसमें उसे किस क्या उस समय की प्रायोरिटीज थी, जी, उस स्थितियों से लड़ने के लिए उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। तो आज हम सब लोग ना ही भगवान कृष्ण हैं और ना ही अर्जुन हैं। जी, हमारे सामने हमारी ये रोजमर्रा की छोटी-छोटी समस्याएं हैं जिनसे हम परेशान होते हैं। जी, वही एंग्जायटी, तनाव, सैलरी कम है, बिजनेस में घाटा चल रहा है या बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा, या हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, या मैं कोई ऐसा पद लेना चाहता हूँ, या ऐसा मैं कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, कोई मंत्री बनना चाहता हूँ, या किसी संस्था का चेयरमैन बनना चाहता हूँ, कंपनियां खोलना चाहता हूँ। बहुत सारे तनाव हैं। जी। तो इन चीजों को हम जनरली क्या करते हैं कि मैंने एक टारगेट फिक्स किया कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो मैं ऐसा बन करके खुश हो जाऊंगा, हुँ। जबकि ये सत्य नहीं है। अच्छा। वैसे हम इन सब चीजों को कब पा सकते हैं? जब हम कूल एंड काम होंगे, जब हम हैप्पी होंगे। इन सब चीजों को उस समय खुश नहीं होंगे पा करके। जब ये रास्ता है ना, इस रास्ते को इतना आसान खुशी-खुशी बना लें, तो हम निश्चित रूप से हम वो टारगेट भी प्राप्त कर लेंगे। और उस टारगेट पे जाने के बाद वो खुशी नहीं रहेगी, जो हुँ। हम आज सोचते हैं कि हम वहाँ जाकर के खुश हो जाएँगे, तो वहाँ जाकर के हमें ये लगेगा ये तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, वो जो अचीवमेंट थी, फिर हमें हुँ। कोई और टारगेट होगा। अगर हम मंत्री बन गए तो हम सेंट्रल मिनिस्टर बनना चाहेंगे या प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो इसलिए हमारे टारगेट तो हर रोज़ बदल जाएँगे। जी, जी, जी। तो इसका बेस्ट तरीका जीवन जीने का क्या तरीका है कि आप जो भी लाइफ के अंदर गोल बनाएं, जी। उनको कूल एंड कामनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप उनको पूरा करें। सर मेंटल हेल्थ के बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा आपसे कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ एक इंसान की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और क्या परसेंटेज ऑफ मेंटल हेल्थ आपको आज की लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी है कि भाई इतना तो आपको स्ट्रेस लेवल इतना कम, क्योंकि लेवल की बात होती है हर जगह। हर चीज़ आदमी आज के टाइम में परसेंटेज में कैलकुलेट करने लगा है कि अभी जैसे मैं जिम जाता हूँ डेली, तो वहाँ मेरी हेल्थ जो है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होती है कि आपकी बॉडी फैट इतना परसेंटेज है, आपका मसल मास इतना परसेंटेज है। लेकिन मेंटल हेल्थ का तो शायद मुझे नहीं लगता कोई परसेंटेज हो, या आप बता सकते हैं सर, आप इसमें एक्सपर्टीज हैं, आपने डॉक्टरेट किया है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए क्या मेंटल हेल्थ परसेंटेज में क्या कैलकुलेट हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कैसे? और एक इंसान अगर मेंटली डिप्रेस है या किसी बैड फेज से निकल रहा है, तो उस पर वो कैसे कंट्रोल लेकर आए? जी, देखिए हर चीज को एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको कहा जीवन जीने की कला। जीवन जीने के अंदर हम, जैसे अभी आपने कहा कि मैं जिम जाता हूँ, जी। तो आप पूरा दिन जिम में नहीं लगाते हैं ना। हाँ जी। तो हमारे को सब चीजों को बैलेंस करना होता है। हुँ। हमारी जिंदगी के 6 आयाम होते हैं, हुँ। जिसमें सोशल, फैमिली, आपका फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, आपका रिलीजियस, मेंटल। तो इन सब चीजों को आपको कि किस फील्ड में, यदि आप इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वहां जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको उस काम को उतने, उस प्रायोरिटी के साथ, उस परसेंटेज के साथ समय देना होगा, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपका वो, उससे आपकी दो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। एक मेंटल, हुँ। उसमें आपको आनंद आएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। हुँ। जिस जिस काम में आपको पेरेंट्स ने या किसी दूसरे को देख करके आप उस काम में जा रहे हैं ना, तो वहां पे उतनी सक्सेस नहीं ले सकते। आपको थकान नहीं होगी। हुँ। जिस काम को आप करने जा रहे हैं, अपनी मनपसंद का काम करेंगे, तो आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, उसको करते हुए आनंद आएगा, आप चौबीसों घंटे आप काम कर सकते हैं उसमें। जी।
तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती। जो काम आपको पसंद नहीं है, अगर वो करना पड़े तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें सब चीजों को, हमारा फाइनेंस के लिए क्या, अगर मान लिया हमारा हमने ऐसा उसका वो बनाना है, लाइक कैरियर बनाना है, तो हमें फाइनेंस का वहां पे हमारा सेट हो गया। उसी हिसाब से फिजिकल आपका हो गया, मेंटल आपका हो गया। फैमिली में भी अपने फैमिली को आप उसी तरह से सपोर्ट करेंगे कि उनको भी पता है कि आप किस फील्ड में जाने वाले हैं, तो उनको हर चीज को बराबर का समय देना पड़ेगा, तो तब हम एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सर मतलब देखिए, दार्शनिक रूप से तो मुझे समझ में आ गया मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो इसे प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि अगर मैं अभी एक मेंटल फेज़ मेरी ठीक नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मैं अपनी एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपनी लाइफ में नहीं या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ और मैं दिन-रात उसको सोचे जा रहा हूँ, ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। तो कैसे मैं उस फेज़ से बाहर निकलूँ? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या तरीका क्या है उससे बाहर निकलने का? देखिए, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और गोल्स नहीं मिल पा रहे हैं और दिन-रात सोच रहा हूँ बस और बहुत सारी अनफिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा हूँ और अप नशे कर रहा हूँ, लोगों से उल्टा बोल रहा हूँ, बिल्कुल अनकल्चरल हो रहा हूँ। मतलब एक बिल्कुल बैड पर्सन है। तो आप प्रैक्टिकली बताइए कि वो क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो करे और उस फेज़ से बाहर निकले? देखिए, जब आप ओवरथिंक करते हैं, जब आप, क्या होता है, ये सारी चीजें जो बुराइयां हैं ना, वो सारी आपके दिमाग से, मेंटल हेल्थ से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया पुस्तक के विषय में भी और अपने इसी बात के बारे में भी, कि आपको कूल एंड काम रहना है। किसी व्यक्ति ने आपको क्या कहा, आपका टारगेट आपका क्या है। जब पहली बात यह है कि आप अपनी मनपसंद का कार्य चुनें, जी, उसमें आज नहीं कल सफलता मिलना तय है, ये जरूरी है। जी, और आप अपने जीवन का गोल बनाएंगे। गोल, मैं ये, आप तो कहते हैं गोल पूरा नहीं होता, और मैं ये कहता हूं जो भी गोल आप बनाएंगे वो छोटा रह जाएगा। पर कंडीशन क्या है, जैसे आपने कहा नशा करने लगते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, इन सब चीजों को तो निकालना पड़ेगा ना। कूल एंड काम, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब आप अपने जीवन में शांत रह करके बिना विचलित हुए भगवान विष्णु को याद करो, जब आप बिना परेशान हुए कूल एंड काम रहेंगे ना, तो आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। अ, तो एक ही केवल तरीका है कि आपको विचलित नहीं होना, ओवरथिंक नहीं करना, अपनी पसंद का काम करना है। अच्छा, मतलब मेन जो हमारा फ़ोकस्ड रहना चाहिए, एक तो हमें अपने गोल से बिल्कुल विचलित नहीं होना है, जो बिल्कुल चिड़िया की आँख दिख रही है तो तीर भी वहीं मारना है अर्जुन की तरह। लेकिन सर प्रैक्टिकल लाइफ़ में, आज के टाइम में जहाँ हम अगर बात करें कि कलयुग चल रहा है, कलयुग के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो सर यहाँ तो रोज़ नए-नए चैलेंजेस आते हैं, आदमी कैसे रह सकता है शांत इतना? एक एक आप तो सर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप उस स्टेज पर आ चुके हैं कि कूलनेस, कामनेस आपके अंदर तो है, बट एक जो नया इंसान है जिसने लोगों से कॉम्पिटिट करना है, कॉम्पिटिशन है मार्केट में इतना ज़्यादा, वो कैसे लाएगा सर कामनेस और कूलनेस? देखिए, आप जितने भी बड़े लोगों को जानते हैं, जी, धीरूभाई अंबानी, जी, क्या उनका स्टेटस उसी आरंभ से ऐसा था? नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी, लक्ष्मीकांत, कोई भी फिल्म का हीरो, कोई भी किसी व्यक्ति के भी विषय में बात कर लें, पहला उन्होंने अपनी पसंद का क्षेत्र चुना। दूसरा, वो हमेशा कूल रहे। अगर एग्रेशन में होते, अगर ओवर थिंकिंग करते, तो वो अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो आज के युग में भी, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, या कोई आने वाला और कोई भी युग हो, यदि आपको कोई चीज प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ग्रहणशील होना होता है। जी, यदि आप मुझसे और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम दोनों बात को एक दूसरे की सुनने की बजाय, यदि हम ये समझेंगे कि नहीं, मैं मान लूं इस बात को कि भाई नहीं, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसको कौन समझा सकता है। इस विषय में मैं एक
छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। जी जी। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हम्म एक यूनिवर्सिटी से रिटायर होते हैं, परंतु उनको ऐसा लगता है कि मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि जो है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक संत महात्मा की प्रसिद्धि है। वो इतना नॉलेजेबल है या नहीं है, परंतु मुझसे ज्यादा, ये लोगों को ये भ्रम रहता है कि मुझसे ज्यादा प्रसिद्धि उसकी क्यों। एग्जैक्टली। तो उसने उस महात्मा को फोन लगाया जी। और कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग मुझसे ज्यादा आपसे क्यों प्रसन्न रहते हैं, क्यों आपकी व्याख्या करते हैं, क्यों आपकी चर्चा करते हैं, जबकि मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, जी। मुझे इतने सारे प्राइजेस मिले हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ब्ला 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 ब्ला। उसने कहा कोई बात नहीं प्रोफेसर, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। महात्मा जी के पास वो प्रोफेसर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि महात्मा उनसे पूछते हैं कि आप एक कप कॉफी लोगे? तो प्रोफेसर ने कहा हाँ महात्मा जी, मैं कॉफी लूंगा। महात्मा जी ने कॉफी जग उठाया और कॉफी कप में डालने लगे। ठीक है। तो वो डाले जा रहे थे और कप पूरा भर गया और कॉफी बाहर निकलने लगी। अब प्रोफेसर साहब ने कहा महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा कप पूरा भर गया है? तो महात्मा जी ने बड़े कूलली प्रश्न उत्तर दिया कि यस, दिस इज द लेसन ऑफ द डे, कि योर कप इज ऑलरेडी फिल्ड। जब आपके अंदर आपका ज्ञान पहले से इतना ज्यादा भरा हुआ है, आपने मान लिया है कि आप तरक्की नहीं कर सकते, ये जमाना खराब है, आप ये भी खराब है, ये एटमॉस्फेयर ठीक नहीं, आज बारिश है, आज धूप है, आज फलाना है, आज ढिमकाना है, तो आप तरक्की कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको ग्रहणशील होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, फिर वापस से टॉपिक पर आते हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, कर्म ध्यान की भी बात हो रही है। तो मैं जो अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है, मैंने ओशो के बारे में थोड़ा पढ़ा कि ओशो ने काफ़ी इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं, या जैसे अभी लाइव हमारे सदगुरु हैं, वो इसके बारे में काफ़ी लोगों को समझा रहे हैं, विषय के ऊपर बात करते हैं। तो इन पर्सनैलिटी के ऊपर, मतलब ओशो एंड सदगुरु के ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये दोनों भगवान रजनीश या ओशो तो अभी यहाँ नहीं है जी। परंतु उनके थॉट्स तो निश्चित रूप से हम सबको आज भी जागृत कर रहे हैं और सद्गुरु का ज्ञान भी हमें रोज मिल रहा है। इनके विषय में क्या कहना, जब मैंने इनको एक बार आपने बोला कि इनके विषय में क्या कह सकते हैं, तो भगवान जब मैंने शब्द लगाया तो मैं समझता हूँ कि इनके विषय में कुछ भी कहना और उनका केवल उनके मार्ग, उनके थॉट्स के ऊपर हम चल करके अपने जीवन को किसी तरह से बढ़िया बना सकें, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए मतलब उनके विषय में। जी जी जी। लेकिन थॉट्स निश्चित रूप से हम सबको बहुत लाभ देने वाले हैं। मतलब आज के टाइम में लोगों को ओशो और सदगुरु के थ्रू जो नॉलेज मिल रही है या जो भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका पूर्ण समर्थन है उसमें? जी। तो सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ध्यान क्या है, मतलब क्या है ध्यान का? आप बता ही रहे थे कि मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा, और लॉ ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे। देखिए, ध्यान की बात जब बच्चा होश संभालता है ना, तब से वो माँ बाप से, परिवार के लोगों से, फिर बाहर के लोगों से ये सुनने लग जाता है कि ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ये काम ध्यान से करो। वो बड़ा हो जाता है तो फिर आप ध्यान लगाओ जी, स्पिरिचुअलिटी में जाओ। तो ध्यान का मतलब क्या है, यही आप जानना चाहते हैं। ध्यान का मतलब इतना सिंपल है और हम लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि समझ नहीं पाते कि ध्यान क्या है। बैठने को ही ध्यान कहते हैं, ऐसी गलतफहमी है, ऐसी धारणा है। परंतु ध्यान का जो अर्थ है वो इतना सिंपल है कि जैसे सचेत होना। जी।
जागृत होना, सरल होना। जैसे जब कहा जाता है कि आप ध्यान से चलो, इसका मतलब है कि बस आप जा रहे हैं और टेलीफोन हाथ में लगा लिया और कोई आपको मार के ना चला जाए, तो सिर्फ उसके प्रति सचेत होकर मैं चल रहा हूँ, जी दैट इज ध्यान से चलना। जी ध्यान से पढ़ना, आप किताब हाथ में है और दिमाग कहीं और चल रहा है, तो सिर्फ इतना कि भाई आप पढ़ रहे हैं, आप अपना समय लगा रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, बस उसको ये देखना, उसको समझना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ना तो आपको थकान होगी और ना ही आपको कोई और तकलीफ होगी, ना आपको नींद आएगी। तो ध्यान का मतलब, ध्यान से बैठने का मतलब, शरीर के लिए भी आप कुछ भी काम करते हैं, आप जिम जाते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं, आपने लेग्स किए, बाइसेप्स किए, या आपने चेस्ट की, कुछ भी किया, तो आप उसकी, उस पर्टिकुलर अंग की, उस पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, दैट इज ध्यान। हाँ कि आप उस काम को, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। जब उसको काम को उस तरीके से करोगे, प्लान बना के करके करोगे, तो वो ध्यान है। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी, जब आप पहले तो शरीर का कि मैं बैठा हूं, फिर अपनी इंटेलेक्ट के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाना, और उसके साथ भी ये जानना कि बस मैं महसूस कर रहा हूं, तो वो महसूस करना ही ध्यान है। जी जी जी। और सर मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन ये है कि जो भी आप इस यूनिवर्स में बैठे हैं और जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल बनाते हैं, वो निश्चित रूप से आपके गोल पूरे होते हैं। हमारी सबकी औकात नहीं है कि हम इतने बड़े गोल बना पाएं कि वो विधाता जो हम सबका पिता बैठा है, वो हमारे गोल्स को पूरा ना करे। सर वो एग्जाम्पल दे रहे थे आप, विधाता की पावर, और हम लोगों की एक लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाइए प्लीज। जैसे सपोज आपका बच्चा है, वो 5 साल का है, जी आपको लगता है, वो कहता है कि पापा मुझे साइकिल ला के दो। ठीक है। आप कहते हो कि नहीं यार, साइकिल से गिर जाएगा, तेरे तू साइकिल चलाने की उम्र नहीं है, रहने दे, या आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, जी तो आप उसको बोलते हो कि ऐसा, और आप उसको कह के और चले जाते हो। बट आप देखते हो वो पड़ोसी की साइकिल लेके पड़ोस के बच्चों के साथ जा करके साइकिल चलाने लगता है। जी आप देखते हैं इसका इंटरेस्ट है साइकिल चलाने में। आपकी चाहे वो हैसियत ना हो उसको साइकिल लाने की, जब आप 2-4 बार देखोगे ना वो साइकिल चलाने में उसका मन है, तो आप, चाहे आपकी हैसियत है या नहीं है, चाहे आप उसको किसी और कारण से नहीं देना चाहते थे, पर अगले दिन आप उसको साइकिल ला करके देंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब आप कोई गोल बनाते हैं और गोल बना करके उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं ना, तो वो परम पिता परमात्मा जो हम सब का पिता है, जब आप अपने बेटे के लिए कर सकते हैं, तो वो जो हमारा सबका पिता है, वो क्या हम सब के लिए वो हमारे गोल्स पूरे नहीं करेगा? तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक ऐसी दैविक और ईश्वरी शक्ति है, जो भी हम थॉट हम चाहते हैं, सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, अगर हमने मन में ठान लिया है कि ये हमें पूरा करना है, तो ऊपर वाला साथ लग जाता है। सब लोग ही कहते हैं, इवन बड़े सक्सेसफुल लोग भी कहते हैं कि आपने मैनिफेस्ट करा तो समझो हो गया। ये जापान में भी कहा जाता है कि बस आपको सोचना है। जापान में एक धारणा है, उसमें वो लोग कहते हैं कि मानो आपने सोचा और हो गया। जब आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? जी। तो सर मैनिफेस्टेशन और ध्यान, ये तो टॉपिक हमारे कवर हो गए। गीता के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने अपनी बुक में भी गीता लिखा हुआ है, आपको गीता की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और ये लाइफ में आप कब आपने ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी, या स्टार्टिंग से ही आप ऐसे हैं? देखिए, मेरा जन्म जो है बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, जी परंतु मेरे पिता हमेशा अच्छे लोगों में बैठते थे और मेरी संगति भी हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रही। जी सामान्य से परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने से मेरे विचार भी ऐसे ही रहे, जी और मैंने कभी कोई व्यसन नहीं किए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठा और अच्छा बन के दिखाया। तो जब आप अपनी संगत को अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप वैसे ही हो जाते हैं। जी आज आप क्या हैं, ये आप पिछले 5 साल पहले अगर आपने जो सोचा होगा, तो आज वो है।
तो जो आपने गोल्स बनाए और जिस संगत में आप बैठे, तो ये सब उसका परिणाम है। आप अगले 5 साल में क्या होने वाले हैं, तो ये आज आप सोचेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, तो आप निश्चित रूप से अगले 5 साल बाद वैसे ही होने वाले हैं। रही बात पुस्तक की और गीता के साथ कनेक्ट करने की, तो वो मैंने शायद पहले बताया था। आप ये बताइए कि आज के टाइम में फाइनेंस को लेके आदमी मतलब किस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए अपनी एक न्यू यंग एज में, और आपकी तरह एक कूल एंड कामनेस पर्सनैलिटी बनाकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए। देखिए, सबसे पहले है हमारे को अपने गोल्स बनाने हैं। ठीक है। जब आप गोल्स बनाते हैं, और बहुत बड़े गोल्स बनाने चाहिए, बहुत छोटे टाइम के गोल ना हो, कम से कम 5 साल के गोल हो। गोल बना करके उन पर काम करना शुरू करें। गोल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने जीवन के सभी 6 आयामों पर के गोल बनाएं। जी। केवल फाइनेंस का गोल ना बनाएं, केवल होम का गोल ना बनाएं, केवल फैमिली का गोल ना बनाएं। आई लव यू, आज आई लव यू है, कल को पैसे नहीं होंगे तो एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा। जी। तो हमें सारे के सारे 6 स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, होम, फाइनेंस, सब के गोल बनाएं। सब पे उसी तरीके से उस प्रोपोर्शन में काम करें, और सफलता आपको कोई रोक नहीं सकती। जब आप गोल बनाएंगे, उन पे चलना शुरू करेंगे, तो वो ऊपर वाला परमात्मा हम सब के गोल्स को ये सृष्टि पूरा करके देने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, आपका एंगर को लेके क्या विचार है कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या तुरंत पॉपअप हो जाता है, पुश हो जाता है या पुल हो जाता है, किसी ने कुछ बोला, विचार व्यक्त किए, पर्सनैलिटी पर थोड़े से कमेंट हुए और तुरंत गुस्सा आ गया, तो कैसे कंट्रोल करें या क्या विचार हैं आपके? देखिए, अभी आप सदगुरु की बात कर रहे थे। जी। सदगुरु ने क्या कहा है कि किसी ने क्या कहा, किसी ने ये किया, किसी ने मारा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने किया या कहा, उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा नुकसान हमें होता है। जैसे हम इस बात का विश्वास रखें कि हम क्या लेकर के आए थे, कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, कितनी खराब हो, डेथ हो, डिजीज हो, और डाइवर्स हो, कुछ भी हो, पर हमें अपने आप को दुखी नहीं करना है। जी। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम सबसे पहले सबसे बड़े अपने दुश्मन हैं। हम इस बात की गारंटी रख सकते हैं कि हम क्या लेकर के आए थे, और लास्ट में तो हमें खाली हाथ ही जाना है ना। तो इसके बीच में ये तनाव कैसा? जैसे जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, जी। परंतु इस जीवन के बीच में जो समय है, इसको कैसे जिया जाए, ये हमारा अपना है। बिल्कुल। और सर, दान करना चाहिए इंसान को या नहीं करना चाहिए? दान के बारे में आपके क्या विचार हैं? डोनेशन, दान? दान, वास्तव में हम जब दान की बात करते हो, तो दान का अर्थ क्या लेते हैं कि पैसे का दान की बात हम ज्यादा करते जी। हैं, जी। परंतु वास्तव में पैसा हमारा है ही नहीं, हम उसके केयर टेकर हैं। ये तो बात सही है। दान, हम जैसे एक भंडारा चल रहा था, तो 2 व्यक्ति वहां पर बैठे थे। वो कहने लगे कि भाई, हमारी भी बहुत भावना है, परंतु क्या करें यार, मेरी तो सैलरी नहीं है, और मेरे पास जितने पैसे आते हैं वो महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जी। तो एक दूसरे व्यक्ति ने, जो उनकी बात सुन रहा था, उसने क्या कहा कि भाई, दान कोई ये भंडारा या दान कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक चुटकी आटा, एक चुटकी चीनी लेकर के यदि पेड़ के चारों तरफ भी डाल देना, वो चींटियों का भंडारा हो सकता है। बिल्कुल सर। कई बार यदि किसी के साथ मीठे शब्द बोलने से आपका खून बढ़ जाए, तो ये भी रक्तदान हो सकता है। सही बात है सर। यदि किसी के बुरे समय में आप उसके कंधे पे हाथ रख दें और उसमें ऊर्जा आ जाए, तो ये भी श्रमदान हो सकता है। सही बात है। और यदि आप उतना ही लोग थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो ऐसा करके भी आप अन्न का दान कर सकते हैं। और यदि मेरी कुछ बातों से आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो ये भी स्वच्छ भारत अभियान है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो मैं सर से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ।
सर ने मेरी पर्सनल लाइफ में तो कुछ वैल्यूज़ ऐड करी हैं अभी एज इफ नाउ, और बाकी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप लोग बताएंगे कि आपके क्या विचार हैं। तो सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, और एक एक शॉर्ट मैसेज अपना, कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी लाइफ को जी रहे हो, लेकिन इन कुछ लाइफ प्रैक्टिसेस को, डेली प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लेके आइए, लाइक डिसिप्लिन या वर्क लाइफ बैलेंस, जिससे कि आप सफल हो पाएं। कोई लास्ट मैसेज आप इस पॉडकास्ट में देना चाहें? विवेकानंदा ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनलेस यू डू नॉट अचीव योर गोल्स। उठो, जागो और मत रुको जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। जी, मतलब इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन टाइप से। ठीक है सर, बहुत मतलब इट्स अ हॉनर कि आप हमारे पॉडकास्ट शो पर आए और आपने इतनी वैल्यू ऐड करी, और लोगों को एक मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी समझाया, ज्ञान की भी बात हुई हमारी। एंड थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और किस टॉपिक पर आगे आप सुनना पसंद करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, या सर से रिलेट करना हो, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं सर के कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।